हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एसएफ क्लासेस में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हिंदी का क्लास लिए थे और इससे पहले हमने ज्योग्राफी का क्लास 3 को क्लास हम ले चुके हैं। 3 क्लास जो कि प्ले लिस्ट हम बना चुके हैं और आज की इस वीडियो जो होगा ये चौथा वीडियो होगा जिसमें हम प्ले लिस्ट बना चुके हैं और आप प्ले लिस्ट को वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और प्ले लिस्ट में सीरियल बाय सीरियल बना चुका हूँ, ठीक है। तो ये मोस्ट VVI 10 क्वेश्चन ऐसे लाते हैं जो कि एग्जाम में लड़ने की पूरी संभावना होती है, ठीक है। 10 क्वेश्चन आज भी लाए हैं और 10 क्वेश्चन हम 3 को वीडियो को हम करा चुका हूँ, ठीक है। तो बिना कुछ देरी हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुक्त आकाश नीति क्या है। मुक्त आकाश नीति यानी आकाश में जो विमान को उड़ाते हैं, जहाज को उड़ाते हैं, उसके लिए उड़ाने के लिए एक नियम बनाया जाता है जिस नियम के तहत विमान को उड़ाया जाता है, ठीक है। उसी को हम मुक्त आकाश नीति कहते हैं। यानी लिखेंगे कैसे, मुक्त आकाश नीति एक असाधारण नीति है जिसके तहत विमानों को उड़ाया जाता है और दूसरे देश वाला हमारे देश में विमानों को उड़ाते हैं और हमारे देश वाला भी दूसरे देश में विमानों को उड़ाते हैं उस नियम के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में अंतर स्पष्ट करें। यानी मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में क्या अंतर है। ये सब ज्योग्राफी का मोस्ट VVI 10 क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन है। मुख्य श्रमिक सीमांत श्रमिक क्या है। तो ये श्रमिक जो होता है, श्रमिक किसे कहते हैं, मजदूर को श्रमिक कहते हैं। मजदूर जो होते हैं उस मजदूर को हम श्रमिक कहते हैं। तो मुख्य श्रमिक क्या होता है और सीमांत श्रमिक क्या होता है। मुख्य श्रमिक देखिए क्या होता है, वो गरीब लोग रहते हैं। मुख्य श्रमिक में ज़्यादातर लोग गरीब रहते हैं और सीमांत श्रमिक में क्या होता है कि ज़्यादातर उसमें गरीब भी रहते हैं और अमीर भी रहते हैं, हर किस्म के लोग उसमें रहते हैं, ठीक। ऐसे अंतर लिखिएगा आप। कैसे लिखिएगा, मुख्य श्रमिक एक तरफ लिख दीजिएगा और सीमांत श्रमिक एक तरफ लीजिएगा। मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में निम्नलिखित अंतर है, ठीक। मुख्य श्रमिक एक तरफ, सीमांत श्रमिक एक तरफ। मुख्य श्रमिक लिखिएगा कि ज़्यादातर इसमें गरीब लोग रहते हैं और सीमांत श्रमिक लिखिएगा कि ज़्यादातर इसमें गरीब और अमीर सब लोग फेटाए हुए रहते हैं, यानी कि मिलजुला रहता है, ठीक है। इसमें सीमांत श्रमिक में और मुख्य श्रमिक लिखिएगा कि साल में ये 6 महीना कार्य करते हैं, लगभग 180 दिन कार्य करते हैं मुख्य श्रमिक में। और सीमांत श्रमिक में उसकी मर्जी है कि जब तक वो कार्य करना चाहता है तब तक करेगा, अन्यथा वो नहीं करना चाहता है तो एक दिन भी करके छोड़ सकता है। सीमांत श्रमिक में ये होता है, ठीक। लेकिन मुख्य श्रमिक में उसको करना ही पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा। और मुख्य श्रमिक क्या होता है कि वो ज़्यादातर लोग क्या होता है कि कृषि पर ही डिपेंड रहते हैं। श्रमिक पर यानी जो मजदूरी देते हैं उस पर ही डिपेंड रहते हैं, आश्रित रहते हैं, ठीक। और सीमांत श्रमिक क्या होता है, कोई अन्य कार्य भी वो करते हैं, यानी श्रमिक पर इस पे ही नहीं आश्रित रहता है और अन्य कार्य भी वो करते हैं, जैसे व्यापार करते हैं, कोई और कार्य करते हैं उस पर वो भी आश्रित रहते हैं, यानी पूरे करके इसी पर डिपेंड वो नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे लिख दीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल के 4 उप क्षेत्रों के नाम लिखें। यानी मानव भूगोल किसे कहते हैं। भूगोल का वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव के जन्म से लेकर के उनके वर्तमान समय तक की मानव भूगोल के साथ अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है, ठीक है। उसका 4 गो आर्थिक क्षेत्र क्या क्या है। तो एक पहला है आर्थिक भूगोल, दूसरा है सामाजिक भूगोल, तीसरा है राजनीतिक भूगोल, चौथा है सांस्कृतिक भूगोल। आप इस टाइप लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है। पहला क्या है, आर्थिक भूगोल, जिसमें मानव के आर्थिक यानी रुपया पैसा के बारे में बताया जाता है, ठीक। दूसरा है सामाजिक भूगोल, जिसमें समाज के बारे में मानव कैसे रहते हैं, समाज से मिलजुल कर कैसे रहते हैं उसके बारे में बताया गया। राजनीतिक भूगोल जो अर्थव्यवस्था है, राजनीतिक भूगोल राजनेता लोग कैसे करते हैं उसके बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया, ठीक है। फिर है सांस्कृतिक भूगोल, मानव के एक दूसरे मानव के साथ सांस्कृतिक कैसा रखना चाहिए, किस देवी देवता को मानना चाहिए उसके बारे में बताया गया। यानी मानव भूगोल यही सब है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोतों में अंतर स्पष्ट करें। जो ऊर्जा होते हैं उसका नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत का अंतर स्पष्ट करना है। नवीकरणीय मतलब होता है नया फिर से हम कर सकते हैं, अनवीकरणीय मतलब होता है कि नया उसे हम दोबारा नहीं कर सकते, एक बार यूज किए वो खत्म हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय अंतर स्पष्ट करें, लिखा हुआ है। तो ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोतों का उल्लेख कुछ इस प्रकार है। एक तरफ नवीकरणीय लिख देंगे, एक तरफ अनवीकरणीय लिख देंगे, ठीक है। नवीकरणीय में क्या लिखेंगे, वैसा ऊर्जा जिसको हम उपयोग करने के बाद फिर दोबारा हम नया बना सकते हैं उसे नवीकरणीय कहते हैं। वैसा ऊर्जा जिसको हम यूज करने के बाद यानी प्रयोग करने के बाद दोबारा नहीं निर्माण कर सकते हैं, वो खत्म हो जाएगा पुनः, तो उसे हम कहते हैं अनवीकरणीय। जैसे में नवीकरणीय में लिखिएगा आप सोलर ऊर्जा, सोलर प्लेट, सूर्य ऊर्जा,
जल ऊर्जा, ये सभी को आप लिखिएगा नवीकरणीय। इसे नया हम कर सकते हैं, ठीक। जैसे सूर्य की तापमान हम लिए, आज लिए कल सूर्य का तापमान नहीं आएगा, कल भी आएगा, ठीक है। यानी हर रोज आएगा और हर रोज उसे हम यूज करेंगे, ठीक। और नवीकरणीय में क्या होगा कि इसको हम नया नहीं कर सकते, जैसे कोयला, पेट्रोल, ये सभी को हम नया नहीं कर सकते। ऐसे आप लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के 4 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखें। नाभिकीय ऊर्जा केंद्र के नाम लिखना है, भारत के 4 प्रमुख, ठीक। पहला है तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। लिखेगा तारापुर। भारत के 4 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कुछ इस प्रकार है, ठीक है। पहला लिखेगा तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। दूसरा लिखेगा कलपक्कम, जो कि तमिलनाडु में है। तीसरा लिखेगा नरोरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। चौथा लिखेगा रवत भाटा, जो कि राजस्थान में। रवत भाटा जो कि राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। 4 को आप लिख दीजिएगा, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल परिवहन। जल परिवहन से क्या लाभ है? यानी जल जो परिवहन हम लोग करते हैं, जल में जल के द्वारा हम लोग इस देश से उस देश जाते हैं या इस राज्य से उस राज्य जाते हैं, उससे आपको लाभ क्या होता है? देखिए, जल परिवहन से ये लाभ होती है कि सरकार को सड़क बनाने की पैसा पहले बच जाती है। दूसरी ये कि उसमें कभी जाम नहीं लगेगी, क्योंकि जल परिवहन है, कोई और दनी निकल जाएगा, इस होकर निकल जाएगा, उस होकर निकल जाएगा। जल परिवहन किसी होकर भी निकल सकता है, ठीक है, उसमें कभी जाम नहीं लगता है। तो तीसरा ये है कि उसमें भारी से भारी सामानों को हम ले जा सकते हैं, भारी से भारी सामान को उस पर हम लाद सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फिसलन अधिक रहती है और फिसलती अधिक है और समय भी कम लगती है, उसमें चलाने में, ठीक है, और पेट्रोल की बचत हो जाती है। ये सभी आप लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। कैसे लिखिएगा? देखिए, जल परिवहन से क्या लाभ है? जल परिवहन से निम्नलिखित लाभ है। पहला लिखिएगा जल परिवहन में कि जल परिवहन से सरकार को सड़क बनाने की पैसा बच जाती है। दूसरी लिखिएगा कि जल परिवहन में फिसलन अधिक होती है, जिसके कारण हम जल्दी पहुंच जाते हैं, समय की बचत हो जाती है। तीसरा लिखिएगा कि उससे सरकार को क्या होता है कि पेट्रोल या डीजल की क्या होती है, बचत हो जाती है। और चौथा लिखिएगा आप कि भारी से भारी सामान को हम उसमें लोड कर सकते हैं, यानी कि लाद सकते हैं और ले जा सकते हैं आसानी से। और पाँचवा लिखिएगा कि उसमें कभी जाम नहीं लगती। क्या होती है? कभी जाम उसमें नहीं लगती। जैसे आप लोग रास्ता में जैसे जाते हैं सड़क परिवहन में, तो उसमें जाम लग जाती है। ये रेल में भी जाम लग जाती है। जाम कैसे नहीं लगता है? किसी सिग्नल पर रोक दिया जाता है, कहीं ट्रेन आप देखें कहीं रोक जाता है, एक के रुक ले जाता है, तो वही जाम के कारण रुका जाता है, ठीक है। तो उसमें जाम लगता है, लेकिन जो पानी की जहाज़ होती है उसमें कभी भी जाम नहीं लगती, यानी कि जल परिवहन में कभी जाम नहीं लगती है, ठीक है। ये सभी उसका लाभ है। रोपण कृषि क्या है? इसके फसलों का नाम लिखे। देखिए, रोपण कृषि वैसे कृषि को कहते हैं जो कि साल में एक बार लगाया जाता है और उसे कई बार काटा जाता है। साल में एक ही बार लगाए यानी रोपे, उसके बाद उसको कई बार हम काट के उसे निकाल सकते हैं, ठीक है, उसे रोपण कृषि कहते हैं। जैसे लिख दीजिएगा गन्ना, चाय, कॉफ़ी, ये सभी जो है ना इत्यादि, ये सभी आप लिखिएगा रोपण कृषि के अंतर्गत आएगा, ठीक है, ये सभी रोपण कृषि के अंतर्गत आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आकार के आधार पर नगरीय बस्तियों को वर्गीकृत कीजिए। यानी आकार के आधार पर नगर को कितने भागों में बांटा गया? आकार के आधार पर नगर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला महानगर, दूसरा नगर, तीसरा कस्बा। महानगर जहाँ पे अधिक से अधिक जनसंख्या बसती हो उसे महानगर कहते हैं, और महानगर के अपेक्षा कम जनसंख्या जहाँ बसती है उसे नगर कहते हैं। और तीसरा कस्बा जो है, कस्बा, नगर के छोटे छोटे गांव को ही कस्बा कहा जाता है। नगर के छोटे छोटे गांव को ही कस्बा कहा जाता है। अब इस प्रकार लिखिएगा, आपको 2 नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा, ओके। और ये सारा क्वेश्चन जरूर आएगा, आप देखिए लिख लीजिएगा, एग्जाम में जाइएगा ना तो एग्जाम में जरूर ये सब क्वेश्चन में से जरूर आएगा, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करें। यानी वायु जो प्रदूषण होती है किस किस कारण से होती है? कारखाने से जो निकलती है धुआं, उससे कारण होती है। बाइक हम लोग चलाते हैं उससे जो धुआं निकलती है उसके कारण वायु प्रदूषण होती है। चिमनियाँ जो चलती है, चिमनियाँ होती है चिमनी, उससे जो धुआं निकलती है उससे प्रदूषण होती है। और क्या होती है कि कागज़ को हम लोग जलाते हैं या किसी भी जो कारखाने से निकला हुआ गंदगी को हम लोग जलाते हैं, उससे भी प्रदूषण होता है वायु।
वायु हर एक चीज़ से प्रदूषित होता है, यानी जो कारखाने से निकला हुआ कागज़ होती है या जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसको जलाने से जो धुआं निकलती है वो वायु में जा क्या होता है, मिल जाता है, जिससे वायु प्रदूषित हो जाता है। और कारखाने जो चिमनी हुआ, चिमनी से निकला हुआ धुआं से भी प्रदूषित होता है वायु। अब इस प्रकार लिखिएगा, 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है कि भारत के किन्हीं 2 व्यापारिक संवर्गों के नाम लिखे। 3 व्यापारिक संवर्ग होते हैं भारत में, किन्हीं 2 व्यापारिक संवर्ग बोला है, पूछा है तो हम 3 बता रहे हैं। भारत में 3 व्यापारिक संवर्ग होते हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में जो घर में ही रहते हैं और घर से बाहर निकल के हम कार्य करते हैं, जैसे कृषि हुआ, घर में अगर रह जाए और घर से बाहर हम ना निकले तो कार्य होगा, नहीं होगा। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है, यानी घर से बाहर निकल के जो कार्य किया जाता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कार्य होगा, ठीक है। और द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कार्य घर में रहकर भी हम कर सकते हैं, जैसे बिजनेस, जैसे कोई कंपनी के चलाना, कुछ भी चलाना, उसे हम घर में रह कर के कार्य कर सकते हैं, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है। तो 2 पूछा है, 2 बताए हैं, प्राथमिक क्षेत्र का कार्य और द्वितीयक क्षेत्र का कार्य। यानी प्राथमिक क्षेत्र का कार्य क्या होता है, घर से बाहर निकल कर कार्य किया जाता है। और द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है कि घर में रहकर भी हम काम करा सकते हैं, बाहर में मजदूर रख करके। मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपके ये 10 क्वेश्चन आसानी से याद हो चुका होगा। आप जाइएगा और प्ले लिस्ट खोलिएगा, आप ऑनलाइन एसएफ क्लासेस पे जाइएगा और आप प्ले लिस्ट खोलिएगा ज्योग्राफी का, तो आपके चारों वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा और आप चारों वीडियो को क्या देख सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी डाउट होगा वो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।